नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम भारत के एक सामान्य परिचय के संबंध में चर्चाएं करेंगे, जहां से बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के भौगोलिक स्वरूप का क्षेत्रफल तथा विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है, इसे जानेंगे। और साथ ही साथ गोलों पर भारत की अवस्थिति और इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। अगर आप भारत को देखें तो भारत एक दक्षिण एशियाई देश है, यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है और इनमें से सबसे बड़ा आपको एशिया महाद्वीप दिखाई देगा। अगर आप गौर करें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारा भारत अवस्थित है। तो इस प्रकार से भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। अगर हम क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि भारत से कौन कौन से देश भारत से बड़े होंगे। तो ऐसे में हमें एक नंबर में रूस, फिर हमें 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में चीन, 4 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 नंबर में ब्राज़ील, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर में भारत देखने को मिलता है। तो यानी इस प्रकार से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब थोड़ा हम भारत के भौगोलिक स्वरूप का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो हमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपना भारत फैला हुआ है। यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपना भारत फैला हुआ है। और हम संपूर्ण विश्व के भूभाग का यानी ज़मीन का अगर प्रतिशत निकालें तो भारत के पास मात्र 2.42% भूमि भारत के पास है। तो इस प्रकार से हमने प्रतिशत के हिसाब से देखा। अब थोड़ा हम इससे आगे चलते हैं तो भारत के कुछ स्थलीय पड़ोसी देश दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें 1 नंबर में पाकिस्तान, 2 नंबर में अफगानिस्तान और 3 नंबर में नेपाल दिखाई देगा। और नेपाल के बाद हमें चीन दिखाई देता है। अगर आप चीन के दक्षिण में और नेपाल के उत्तर में ध्यान दें तो यहाँ पर हमको तिब्बत का पठार दिखाई देता है, जो चीन का ही आधिकारिक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने तिब्बत के पठार को देखा। और 5 नंबर हमें भूटान देखने को मिलता है। और आपने एक हाल ही में डोकलाम विवाद सुना होगा, जहाँ पर भारत भूटान के संरक्षण में खड़ा था और चीन यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। तो यह क्षेत्र भूटान का ही क्षेत्र है। और 6 नंबर में हमें ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। ये कभी भारत का अंग हुआ करता था। यानी कि वर्ष 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के साथ साथ हमें बंटवारे का दर्द भी झेलना पड़ा। और इस प्रकार से हमने 2 क्षेत्र गंवा दिए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और फिर वर्ष 1971 में घटित घटना के बाद इसे बांग्लादेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो वर्ष 1971 की घटित घटनाएं ये इतिहास का विषय है, तो इसे हम इतिहास में समझेंगे। और 7 नंबर हमें वर्मा, जिसका आधुनिक नाम म्यांमार हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देशों को देखा। अब हम दक्षिण भारत की ओर लौटें तो यहाँ पर हिंद महासागर के क्षेत्र में आपको श्रीलंका और मालदीव दिखाई देगा, जो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 जलीय पड़ोसी देशों को देखा।
और भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जल तथा स्थल दोनों माध्यमों से भारत से सीमाएं साझा करते हैं। तो ऐसे में हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं भारत के जो जल तथा स्थल दोनों माध्यमों से भारत से सीमाएं साझा करते हैं। इस प्रकार से हमने भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों को और जलीय पड़ोसी देशों को देखा। अब थोड़ा हम लौटते हैं दक्षिण भारत की ओर। और दक्षिण भारत का आप देखें तो पूर्व में हमें बंगाल की खाड़ी और पश्चिम हमें अरब सागर देखने को मिलेगा और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इस प्रकार से 3 ओर जल से और 1 ओर स्थल से लगे क्षेत्र को हम भूगोल की भाषा में प्रायद्वीप कहते हैं। और चूंकि यह स्थिति दक्षिण भारत में बन रही है इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बंगाल की खाड़ी में देखें तो हमें अंडमान निकोबार और अरब सागर में हमें लक्षद्वीप देखने को मिलेगा जो भारत के केंद्र शासित क्षेत्र हैं और यह दोनों द्वीप की स्थिति में हैं। द्वीप उस भूमि को टुकड़ा कहा जाता है जो चारों तरफ से जल से घिरे हो। तो हमने द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर को समझा, यानी 3 ओर जल से और 1 ओर स्थल से लगे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है और भूमि का वैसा टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। अब थोड़ा हम फिर लौटते हैं उत्तर भारत की ओर। अगर हम उत्तर भारत में देखें तो भारत की स्थलीय सीमाएं जो विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ लगा है इसकी कुल दूरी पूछा जाता है। तो भारत की जो स्थलीय सीमाएं आप जो देख रहे हैं ये विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ लगा हुआ है। इसकी कुल दूरी 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की लंबाई रखता है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक लंबी है और किस देश के साथ सबसे छोटी है। अगर हम सबसे बड़ी स्थलीय सीमा को देखें तो वह हमें बांग्लादेश के साथ देखने को मिलेगा और जिसकी कुल दूरी 4,096 किलोमीटर। अगर सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछा जाए तो अफगानिस्तान के साथ लगती है जिसकी कुल दूरी 106 किलोमीटर। इसे ध्यान रखें। अगर सबसे लंबे स्थलीय सीमा पूछे जाए तो बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछा जाए तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो इस बेसिक से अंतर को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम भारत के दक्षिण भारत में देखें तो हमें भारत की जो ये तट रेखाएं देख रहे हैं इसकी कुल दूरी पूछा जाता है और ये जो तट रेखा हैं ये बंगाल की खाड़ी यानी कि अंतिम बांग्लादेश के साथ अंतिम सीमा बनाती है। इसकी कुल दूरी की अगर बात करें तो वह हमें 6100 किलोमीटर में फैला अपना तट दिखाई देगा जो 9 राज्यों से होकर गुजरता है। यानी दक्षिण भारत की जो तट रेखाएं हैं ये 9 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जो तट रेखा है सर्वाधिक किस राज्य की सबसे बड़ी है और किस राज्य की सबसे छोटी है। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो वो हमें गुजरात के साथ देखने को मिलेगा और सबसे छोटी अगर तट रेखा पूछा जाए तो वो हमें गोवा के साथ देखने को मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है ये गोवा का क्षेत्र है और बीच का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी और सबसे छोटी तट रेखा को देखा। और इसकी कुल तट रेखा की दूरी बात करें तो हमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अगर तट रेखाओं की दूरी को अगर शामिल कर लें मुख्य तट रेखा में तो हमें 7516.6 किलोमीटर का आंकड़ा देखने को मिलता है। तो ये था मुख्य तट रेखा की दूरी और ये था कुल तट रेखा की दूरी। तो इसे आप ध्यान रखें। मुख्य तट रेखा की दूरी पूछे जाए
तो यानी इस दूरी की बात की जा रही है। और कुल तटरेखा की दूरी पूछी जाए तो चूंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भारत के केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो यहाँ के तटरेखाओं की दूरी को भी इसमें शामिल करना होगा, तब जाकर 7516.6 किलोमीटर का आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा हम फिर लौटते हैं उत्तर भारत की ओर, और उत्तर भारत में भारत तथा भारत के पड़ोसी देशों के साथ कुछ स्थलीय सीमा रेखा को निर्धारित किया गया है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बात है वर्ष 1893 की, और भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और यह रेखा भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता था। चूँकि उस समय पाकिस्तान नामक कोई मुल्क अस्तित्व में नहीं था, लेकिन आपको पता है कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान के बन जाने के बाद अब यह रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और पाकिस्तान के अस्तित्व में आते ही भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करना आवश्यक हो गया। तो ऐसे में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। और यह रेखा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो सीमा रेखा को देखा। अगर हम भारत के उत्तर और पूर्व दिशा में देखें तो यहाँ पर आपको मैप में अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र दिखाई देगा, और यहाँ पर भारत तथा चीन की सीमाएं लगती हैं, और इस सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और यह रेखा वर्ष 1914 में निर्धारित किया गया था। तो इस प्रकार से हमने तीन सीमा रेखा को देखा। अब थोड़ा हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, और भारत तथा श्रीलंका के मध्य भी एक जलीय सीमा बना हुआ है, जिसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। और यह भारत तथा श्रीलंका के मध्य एक जलीय सीमा बनाता है, और यहाँ से भारत और श्रीलंका दोनों अलग अलग होते हैं। और आपको यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी दिखाई देगा, जहाँ से भारत तथा श्रीलंकाएँ दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्थलीय सीमा को देखा, और कुछ हमने जलीय सीमा को देखा। अब थोड़ा हम इससे आगे बढ़ेंगे और चलेंगे ग्लोब की ओर, और ग्लोब पर भारत की अवस्थिति और इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लोब का अध्ययन हम क्यों करते हैं। दरअसल पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं, और ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाओं का निर्धारण किया गया है। तो ये रहा हमारा ग्लोब, और हम समय और स्थिति यानी समय और स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं। और ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और एक रेखा इसके बीचों बीच से खींची गई है, जिसे हम समानांतर रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। और यह ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम भारत की अवस्थिति को देखें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब थोड़ा हम भारत का मैप बनाकर इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसके लिए पहले हमें एक भारत का मैप बनाना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा भारत,
और चूंकि आप जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये रहा इसका अक्षांशीय विस्तार और ये रहा इसका देशांतरीय विस्तार। अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये रहा इसका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये था इसका देशांतरीय विस्तार, ये रहा इसका अक्षांशीय विस्तार। अब थोड़ा हम भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी देखें तो हमें 3214 किलोमीटर कुल दूरी देखने को मिलता है और पश्चिम से पूर्व की कुल दूरी देखें तो हमें 2933 किलोमीटर कुल दूरी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने ग्लोब पर भारत की अवस्थिति और इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने का प्रयास किया और आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। और फिलहाल के लिए इतना ही था दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हमने भारत के भौगोलिक स्वरूप का क्षेत्रफल तथा विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत भारत के पास है इसे समझने का प्रयास किया। और हम फिर मिलेंगे भूगोल किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।